वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 9th। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिकली सर्ड्स अलजेब्रा। सर्ड्स अलजेब्रा से रिलेटेड हम दो टर्म्स मतलब तीन टर्म्स में हम बात करेंगे। दो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं और उसमें एक बहुत अहम वर्ड है जो शायद छोटी क्लासों में भी बताया जाता है। वो वर्ड है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करना, तो ये बात हम जानते हैं। रैशनलाइज का वर्ड जो है, इससे मतलब हमें समझ में आ रहा है कि वो चीज़ जो रैशनल नहीं है उसको रैशनल बनाना है। तो रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ कि टू मेक रैशनल। अब ये रैशनल का लफ्ज़ जो है ना, ये मैं कोई इंग्लिश के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, टिपिकल मैथमेटिकल टर्म है रैशनल नंबर। जब मैं रैशनल कह रहा हूँ तो मेरी रैशनल से मुराद रैशनल नंबर है, ठीक है, कि रैशनल नंबर में चेंज कर देना। वो चीज़ जो रैशनल नहीं थी उसको रैशनल बना देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें। तो ये किस किस तरह से काम करता है, पहले तो हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना पड़ता है। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस दो तरीक़ों से किया जाता है। एक तरीका ये है कि आपको कोई इर्रेशनल नंबर दिया गया है, मिसाल के तौर पे √2, दिस इज़ अ सर्ड, और सर्ड्स जो है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको रैशनल बनाना है। तो याद रखें, इसका एक ही सिंपल तरीका है कि आप इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई हम अपने तरफ से खुद कर रहे हैं, यकीनन इससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि इसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी प्रॉपर क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि इसकी वैल्यू को बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इसको फिर बैलेंस भी करना होगा। फिर वक्त हम सिर्फ प्रोसेस देख रहे हैं। तो क्या होगा, √2 हमारे पास था, इसको रैशनलाइज करना है, तो तरीका वही है कि इसको √2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो बन जाएगा 2। उसको इतना सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 आंसर 2 आ जाएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट का प्रोसेस होता कैसे, जस्ट टू शो इट। वरना इसके बाद में हम चाहें तो डायरेक्ट 2 लिख दें, दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत छोटी क्लासों के लिए होता है। सो किसी नंबर को रैशनलाइज करना है तो जो सर्ड है, अगर सिंपल सर्ड गिवन है तो फिर हम सर्ड से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो नंबर रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, उसमें से रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सम टाइम सिचुएशन बदल जाती है। सपोज कि इस तरह से आपको सवाल दिया जाए कि √2 के साथ कुछ और नंबर भी लगा दिए गए, सपोज +3। हो सकता है कि दोनों के दोनों सर्ड हो, ये भी मुमकिन है, ज़रूरी नहीं है कि वो रियल नंबर ही हो। अगर दो सर्ड साथ में आ जाए √2 + √3, तो अब क्या करेंगे? अब क्या हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या √6 से मल्टीप्लाई, जो भी कुछ करेंगे। इससे ये ख्याल रखिएगा कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरी की पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, जो पूरी की पूरी वैल्यू हमें गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मल्टीप्लाई सिचुएशन है, इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। एक्चुअली इसमें दो टर्म्स गिवन है हमें। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने का वो तरीका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा जो कि हम सिंपल किसी एक रेडिकल से मल्टीप्लाई कर दें और कहें कि रैशनलाइज हो गया। तो यहाँ पे जो काम हमें करना है वह हम ये कहलाता है रैशनलाइजेशन के प्रोसेस है। ये कराएगा रैशनलाइजेशन थ्रू कॉन्जुगेट्स। अब कॉन्जुगेट्स के ज़रिए से रैशनलाइज करना होगा। अब फिर क्वेश्चन वहीं आ गया, कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई मरतबा। मैं क्विकली एक रिव्यू कर रहा हूँ। उसका कॉन्जुगेट्स से मुराद है हमारी कि ये जो फार्मूला है
डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का इसके जो फैक्टर्स हैं, ये तो प्रोडक्ट है, ये फैक्टर्स हैं, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्चुअली कॉन्जुगेट्स हैं, ये दोनों कॉन्जुगेट्स हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों कॉन्जुगेट्स हैं। लिहाजा अगर किसी भी चीज़ का जो दो टर्म्स हमें गिवन है और हमें उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो याद रखिए कि हमें जो एक टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। बेहतर है कि सेकंड टर्म का करें, इसे कॉम्प्लिकेट ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसका कर लें चाहे इसका कर लें, लेकिन आसानी के लिए जैसे ये शक्ल दी है a माइनस बी प्लस बी, ये कॉन्जुगेट्स हैं, तो हम इसी तरह से यहाँ पर जो कॉन्जुगेट लें, सपोज कि ये a प्लस बी आपको गिवन है यहाँ पे, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी होगा। अगर आपको a माइनस बी गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी होगा। नाउ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा √2 माइनस √3। तो सिंपल एक सर्ट नहीं था, ये बाइनोमियल था, तो इसके लिए हमें कॉन्जुगेट्स लेने पड़ेंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो स्क्वायरिंग का प्रोसेस है वो इन दोनों टर्म्स पर अलग-अलग आएगा और कोई थर्ड टर्म पैदा नहीं होगी। ये जो फार्मूला है बहुत अच्छा है, इस लिहाज से कि दो स्क्वायर्स देता है आपको अलग-अलग, जबकि बाकी फार्मूले जो है, जो मिसाल के तौर पे a प्लस बी होल स्क्वायर है या a मन, इसमें आपके पास एक टर्म आ जाती है 2ab वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अलावा ये टर्म जो है इसमें फिर थर्ड आ जाएगा, तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो ये इस तरह से √2 प्लस √3 रैशनलाइज होके क्या बना, -1। लेकिन इसके अंदर ये जो प्रोसेस हमने इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, इसको हमें बैलेंस करना होगा एक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि हम दिए हुए क्वेश्चन की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। लेकिन प्रोसेस इस तरह होता है रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइज करने के दो तरीके होते हैं, एक सिंपल रैशनलाइजेशन है जिसके अंदर हम गिवन सर्ट को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो रैशनल नंबर बन जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारे पास बाइनोमियल गिवन है कोई, तो फिर हमें उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला फार्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला एक्शन में आएगा और ये आपको सिंपल करके दे देगा एक रैशनलाइजेशन। सवाल ये है कि इस रैशनलाइजेशन के प्रोसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों करें रैशनलाइज। देखिए, इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि सर्ड है, लेकिन अगर हम सर्ड को चेंज कर दें डेसिमल में, तो वो कैसा डेसिमल बनेगा, वो बनेगा एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। non-terminating and non-repeating। non-terminating का मतलब है कि वो कहीं ख़त्म नहीं होगा, और non-repeating का मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको जिसमें कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अगर रेपिटेशन हो जाता तो वो रिकरिंग डेसिमल बन जाता, तो हम उसको फ्रैक्शन बना सकते थे। ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, आपको मालूम ही है कि फ्रैक्शन नहीं बन सकते, तभी तो इर्रेशनल है। अगर ये फ्रैक्शन में चेंज होते तो रैशनल बन जाते हैं। इसलिए जब कभी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आता है, तो हम कहते हैं कि ये नंबर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, हम इसकी वैल्यू का या इसके स्ट्रक्चर का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक डेसिमल है जो कि कभी नहीं ख़त्म होगा और चलता ही चला जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम समझ नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है इसके अंदर जो नंबर हो वो सिंपल रैशनल नंबर हो, क्योंकि रैशनल नंबर जो होता है हम उसे एक सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन की फॉर्म में ला सकते हैं।
√2 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं ला सकते। ये एक बहुत इरेशनल है। इरेशनल का मतलब ये अक्ल से बालातर है, समझने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल साइन या सर्ड ना रहे, उसे रैशनलाइज कर दिया जाए हमेशा। तो इसलिए जब भी रैशनलाइज का लफ्ज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके साथ साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हम डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी सर्ड को नहीं छोड़ते। तो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हमारे पास फ्रैक्शन हो, उसके अंदर डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर में सर्ड आ रहा है तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे। अगर आपसे कहा जाए तो अच्छी बात है, ना भी कहा जाए तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आप कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और आपके रिजल्ट में डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर आ रहा है, सर्ड आ रहा है, आपको उसे वहाँ से रिमूव करना है, उसको रैशनल नंबर में चेंज करना है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे इसके बारे में जिक्र हो या ना हो। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, हमने 3 कॉन्सेप्ट पे बात की अब तक। बिफोर स्विचिंग टू एक्सरसाइज, वो 3 कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? नंबर 1 हमने देखा कि रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस है जो हमें करना होता है। जब भी हम सर्ड अलजेब्रा में जाते हैं तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है। रैशनलाइज करने के 2 तरीके हमने देखे। रैशनलाइज कब करना पड़ता है? पहली बात, रैशनलाइजेशन उस वक्त की जाती है जब डिनोमिनेटर के अंदर, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर सर्ड आ गया है तो हमें उसको रैशनलाइज करना होगा। अब ये सर्ड किस शक्ल में हो सकता है? इसके 2 प्रोसेस हमने देखे। एक तो सिंपल सर्ड है, या वो बाइनोमियल की फॉर्म में भी हो सकती है जिसके अंदर सर्ड भी होगी और सर्ड के साथ एक से ज़्यादा सर्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने मिसाल ये दी थी। या ये भी हो सकता है कि एक सर्ड हो और दूसरा कोई नंबर हो उसके साथ। ये भी हो सकता है कि इस तरह से लिखा हुआ हो, वो किसी भी शक्ल में लिखा हुआ हो, एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो हम उसे रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट का सहारा लेते हैं, इस फॉर्मूले का सहारा लेते हैं, और इस फॉर्मूले के जो फैक्टर्स हैं वो कॉन्जुगेट्स हैं। तो हमने कॉन्जुगेट बनाने हैं, कॉन्जुगेट ढूंढना है और फिर रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। तो जब भी कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा, तो ये फार्मूला बहुत की इंपॉर्टेंस का बन जाता है। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल अलजेब्रा से बाहर बहुत ज़्यादा होता है। जो सिंपल अलजेब्रा हम पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। सो दीज आर द प्रोसेसेस सो फार, जिसमें हमने कॉन्जुगेट रैशनलाइजेशन देखा, और इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेसन में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज में हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त ये जो रैशनलाइजेशन का पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया, शायद वो इस लेवल पे आपकी किताब में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये छोटी क्लासों में बताया जाता है। रैशनलाइजेशन सिंपल सर्ड को सर्ड से मल्टीप्लाई करना, लेकिन आपके पास क्लास 9th में इस लेवल पे हमें मोस्ट प्रॉब्ली कॉन्जुगेट्स का इस्तेमाल करना होगा रैशनलाइज करने के लिए। ओके, सो आई वांट टू कीप द लेसन सिंपल एंड कंसोलिडेटेड। ये सारे का सारा प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो इन द नेक्स्ट लेसन विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।